मेरा नाम अमन है। मैं जवानी में ही सऊदी अरब के शहर में नौकरी के सिलसिले में आया था और फिर यही का होकर रह गया। जिस रेस्टोरेंट में मैं मैनेजर की नौकरी करता था, उसी के मालिक ने मुझसे अपनी बेटी की शादी कर दी, क्योंकि उन्हें एक ईमानदार शख्स की ज़रूरत थी और मैंने आज तक कभी 1 रुपए की भी हेरा फेरी नहीं की थी। इसलिए उन्हें अपनी बेटी के लिए मैं पसंद आ गया। शादी के शुरू में तो मैं कभी कभी अपने गाँव भी जाता था, लेकिन जब मेरे बेटा पैदा हुआ और बड़ा होने लगा और स्कूल जाने लगा, तो फिर मेरा जाना कम ही होता गया। मेरी बीवी बस एक बार ही मेरे साथ गांव गई थी, लेकिन उसे मेरे गांव का माहौल पसंद नहीं आया था। उसके बाद वो नहीं गई, लेकिन मैं कभी कभी चला जाता था। मेरी बीवी समन ने मुझे कभी जाने से रोका नहीं था और ना कभी मना किया था। लेकिन मेरे बेटे समीर की पैदाइश के बाद मेरे ससुर का देहांत हो गया। तब होटल की सारी भागदौड़ मेरे जिम्मे आ गई, क्योंकि समन उनकी इकलौती बेटी थी। इसके बाद तो मैं गांव जा ही नहीं पाया, बस अपने माँ बाप के देहांत पर चंद दिन के लिए गया था। रेस्टोरेंट को चलाते चलाते कब मेरी उम्र तक 50 तक पहुंची, पता ही ना चला। मेरा बेटा समीर अब 25 साल का हो चुका था। मेरी बीवी ने इसके लिए अपनी दोस्त की बेटी हीर को पसंद किया था और वह अपने हाथों से मंगनी की रस्म करके आई थी। लेकिन घर आते ही उसके पसीने छूटने लगे, उसे घबराहट सी शुरू हो गई। मैं और समीर उसे फौरन अस्पताल ले गए, लेकिन मेरी समन को हार्ट अटैक हुआ था, जिसे वह सह नहीं पाई और इस उम्र के हिस्से में मुझे अकेला छोड़ गई, जिस उम्र में मुझे इसके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। शादी के बाद बच्चा हो जाने पर जब इंसान माँ बाप बन जाते हैं, तो फिर औलाद के लिए ही जीते हैं और एक मर्द औलाद की जरूरत और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ऐसी चक्की में पिसता चला जाता है कि बीवी की बहुत सी ख्वाहिशें और जज्बात को नज़रअंदाज कर जाता है। हर कोई सोचता तो यही है कि जो वक्त अभी ना दे सका, वह तब दे दूंगा जब बेटा कमाने लगेगा। 4 महीने में हीर बेटी भी घर आ जाती, तो फिर हम पति पत्नी का वक्त साथ बहुत अच्छे तरीके से गुजरता। लेकिन अब वो जा चुकी थी। समन की हादसे की मौत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा था। समीर का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे वक्त में अगर मैं भी सब्र का दामन हाथ से छोड़ देता, तो समीर को कौन संभालता। मैं समन के लिए रात के अंधेरे में ही आंसू बहा लिया करता था, लेकिन दिन में बेटे के सामने कमजोर नहीं पड़ता था। हीर बेटी से मैंने समीर की शादी 1 महीने के अंदर ही अंदर कर दी थी। समन के बाद हम बाप बेटे को संभालने वाला और कोई ना था। मैं बीमार रहने लगा था, घर के निजाम को संभालना मुश्किल हो गया था। हीर बहुत ही अच्छी बहू साबित हुई थी। इसने ना सिर्फ घर को संभाला था, बल्कि मेरे बेटे को भी जिंदगी की तरफ ले आई थी। वरना अपनी माँ के बाद वह हर वक्त उदास रहता था। हीर मेरा बहुत ही ख्याल रखती थी, मुझे वह बेटी की तरह से प्यारी थी। चंद महीने में ही वह घर की हर चीज को संभाल चुकी थी। उम्र के जिस हिस्से में मैं था, अब मैं बीमार रहने लगा था। फिर अपनी बीवी का गम मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं थी। हीर मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी, मुझे वक्त पर नाश्ता देती थी। समन के बाद मुझे बगैर नींद के दवा के नींद नहीं आती थी, इसलिए मैं दवा खाकर सो जाता था। शाम को जब मैं उठता, तो मेरी बहू मेरे लिए फल काट कर ले आती। कहने लगती, बाबा आपको अपनी जरा भी परवाह नहीं है, आप बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। वो मुझे फल काट कर देने लगती, साथ साथ मुझसे इधर उधर की बातें भी करती रहती। मुझे अपना घर जन्नत लगने लगा था। लेकिन ये सिलसिला बस कुछ महीने कहीं चला था। एक बार हमारे घर मेरी बहू की दोस्त उससे मिलने आई। शक्ल से काफी तेज तरार सी लग रही थी। इससे कहने लगी, तुमने इस बुढ़े ससुर को भी घर पर ही पाल रखा है। अरे तुम तो अपनी शादी के शुरू के दिन भी एंजॉय नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है कि तुम हनीमून पर भी नहीं गई होगी। भाई वृद्ध आश्रम किस लिए बनाए हुए हैं? मैंने तो शादी के बाद ही अपने सास ससुर को वहीं भेज दिया था। हीर ने पहले मुझे देखा, फिर अपनी दोस्त को देखकर नहीं में सिर हिलाने लगी। मैं इस वक्त अपने कमरे से बाहर आ रहा था। इसकी दोस्त की बात सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, ए लड़की, तुम क्या मेरी बहू को गलत बातें सिखा रही हो? चलो निकलो मेरे घर से। मैंने हीर की दोस्त को गुस्से से कहा था। वो मुझे देखकर बौखला सी गई थी, लेकिन बहुत जल्द संभल गई थी, कुछ नहीं बोली थी। वो लड़की मुझसे भी बदतमीजी करने लगी थी। कहने लगी, आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने कहा, अगर तुम 2 मिनट के अंदर घर से नहीं गई तो मैं तुम्हें धक्के देकर निकाल दूंगा। वो मेरे घर से निकल गई। मैंने हीर को भी डांट दिया कि आइंदा तुम्हारी कोई दोस्त हमारे घर ना आए। मेरी बहू को शायद मेरी बात अच्छी नहीं लगी थी, इसने मुझे कुछ कहा नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद ही मुझे अपने बेटे के कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाजें आने लगी।
हीर हनीमून पर जाने की जिद कर रही थी। कह रही थी कि शादी के बाद से वह घर के कामकाज में लग गई है, अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं कर रही। समीर भी इसे वक्त नहीं देता, इसे बस हर हाल में हनीमून पर जाना है। समीर इसे प्यार से ही समझा रहा था कि मेरे बाबा बीमार रहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कहीं भी नहीं ले जा सकता। उन्हें वक्त पर खाना और दवाई चाहिए होती है। बहू चिल्लाकर बोली कि तुमने उन्हें क्यों घर पर पाल रखा है, उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आओ, वहाँ उनकी अच्छी केयर होगी। मैं कुछ नहीं जानती। इसकी इस बात पर एक थप्पड़ की आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। हीर की बातों ने मुझे तकलीफ तो बहुत पहुंचाई थी, लेकिन थप्पड़ की आवाज़ सुनकर मुझे अफसोस हुआ था। मेरा बेटा कहने लगा, खबरदार जो तुमने आइंदा वृद्धाश्रम का नाम भी लिया, मैं तुम्हें लेकर कहीं नहीं जाऊंगा, उसने गुस्से से कहा था। इसके बाद तो हीर का रवैया मुझसे बदलने लगा था। वो समीर के सामने तो मुझसे बहुत प्यार जताती थी, लेकिन इसके घर से जाते ही जब किचन में बर्तन धोने लगती तो बर्तन तेज तेज से फेंकने लगती। मैं इस वक्त टीवी देख रहा होता और किचन लॉन्ज में ही था, इसलिए बर्तनों के शोर से मुझे अंदाजा होने लगा कि वह गुस्से में यूं बर्तन फेंक फेंक कर मार रही है। बर्तन धोते हुए कहने लगी, मुझे तो कोई इंसान ही नहीं समझता। मुझे तो लगता है कि इस घर में बहू की नहीं, एक नौकरानी की जरूरत थी। इस वक्त मेरे और हीर के अलावा घर पर कोई ना था। जाहिर है वो ये सब मुझे ही सुना रही थी। मैंने सोचा कि अपने बर्तन मैं खुद ही धो लिया करूंगा। मैंने टीवी बंद किया और किचन में चला आया। मैंने कहा, बेटी तुम पूरा दिन काम करके थक जाती हो, तुम ये बर्तन छोड़ दो, मैं धो देता हूँ। मेरी बात सुनकर इसने फौरन से बर्तन छोड़ दिए और इसी गुस्से से अपने कमरे में चली गई। और मैं इसके इस तरह के रवैये को समझ तो नहीं पाया था। मैं बर्तन धोने लगा तो समन याद आने लगी। कैसे वो चुपचाप सारे घर के काम किया करती थी, कभी शिकायत तक ना की थी। मैंने सारे बर्तन धो दिए और फिर अपने कमरे में चला गया। हीर ने अब मुझे नाश्ता और दवाई देना छोड़ दी थी। कई कई घंटे मैं भूखा बैठा रहता। शुगर का मरीज था, इसलिए मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं अपने कमरे से बाहर आया तो वह मोबाइल पर किसी से फ़ोन पर बातों में बिजी थी। मैं किचन में गया तो खाना भी पकाने के लिए नहीं रखा था। मुझे इस वक्त बहुत तेज से भूख लगी थी। दोपहर से शाम हो चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि अंडे का आमलेट ही बनाकर खा लूं। शायद मेरी शुगर भूख के मारे लो हो रही थी, इसलिए मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। जैसे ही मैंने फ्रिज से अंडे निकाले, मुझसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं गिरकर बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं अस्पताल में था। मेरा बेटा बेहद परेशान था। कहने लगा, बाबा आपको क्या हुआ था? मैं इस वक्त बहुत कमज़ोर सा हो गया था, इसलिए सारी बात बता दी। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ये बात मुझे ये दिन भी दिखा सकती है। इस वक्त मेरे बेटे को बहुत गुस्सा आया था। वह अभी काम से लौटा ही था कि मुझे किचन में बेहोश देखकर घबरा गया था। इस वक्त बहू मेरे मुंह पर पानी के छींटे फेंक रही थी। समीर मुझे उठाकर अस्पताल ले गया था। वक्त पर ट्रीटमेंट मिलने पर मुझे होश आया था। जब मैं घर वापस आया तो हीर बेचैनी से मेरी खैरियत पूछने लगी। समीर ने उसे गुस्से से देखा और कहने लगा, तुम्हें अगर मेरे बाप की इतनी ही परवाह होती तो उन्हें वक्त पर खाने को देती। इस घर में तुम्हारी जिम्मेदारी है ही कितनी। मैंने घर की सफाई के लिए नौकरानी रखी है, बस तुम्हें किचन का काम ही तो करना होता है और इस पर भी तुम यूँ चीखती चिल्लाती हो, मेरे बाप से बर्तन धुलवाती हो। मैंने बेटे को चुप रहने का कहा था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वह यूँ बहू पर बरस पड़ेगा। इस वक्त तो हीर चुप रही, लेकिन इसके बाद जो उसने मेरे साथ किया, शायद किसी बहू ने ससुर के साथ किया होगा। हीर ने समीर के सामने तो मुझसे माफ़ी मांग ली थी। मैंने भी इस बात को ज़्यादा अपने ऊपर नहीं लिया था, मगर इसका रवैया मुझसे फिर वैसा ही हो गया था, बल्कि कुछ ज़्यादा खराब हो गया था। एक बार वो मेरे कमरे में ही खाना ले आई। खाना मेरे सामने रखकर अपना दुपट्टा उतारा और मेरी ड्रेसिंग टेबल के सामने रखी चीज़ उठाकर सफाई करने लगी। मैंने अपनी नज़र झुका ली। यही सोचा कि बच्ची है, शायद गर्मी की वजह से ऐसा कर गई है। मैंने नज़र झुकाकर ही नाश्ता किया और इंतज़ार करने लगा कि कब बहू मेरे कमरे से बाहर निकले, लेकिन वो मेरे कमरे में बेफिजूल के काम करने लगी। कभी दराज को खोलकर अलग अलग चीज़ निकाल कर दराज ठीक करने लगती, तो कभी अलमारी के सामने रखी चीज़ों को साफ करने लगती। मैंने इसकी तरफ देखे बिना कहा, बेटा तुम किचन का काम संभालो, ये सब काम तो नौकरानी भी कर जाती हैं। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास आकर मेरे बेड पर बैठ गई। मैं उसके इतने करीब बैठने पर परेशान सा हुआ था। मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगी, मैं अपने पिछले रवैये की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। वो बड़ी शर्मिंदे सी मुझसे कह रही थी। मैंने कहा, बेटा मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई ऐसी बात नहीं है। एक बार मैं बाहर लॉन्ज में बैठा टीवी देख रहा था। हीर किचन में खाना बना रही थी।
समीर भी आने वाला था। जब मुझे बहू के चीखने की आवाज़ आने लगी, मैं बिना झिझक किए किचन में आ गया। बहू के दुपट्टे पर आग लग गई थी। वो डर गई थी और चीख रही थी। जब मैं किचन में पहुंचा तो ये देखकर खुद भी होश खो बैठा। मैंने इसके गले से दुपट्टा उतार कर दूर फेंक दिया, क्योंकि इस पर आग लगी हुई थी। वो शायद बेहद घबराई हुई थी, इसलिए मेरे गले लग गई। मैंने उसे बेटी की तरह गले लगाया था, तसल्ली दे रहा था, जब अचानक समीर घर में दाखिल हुआ। वह हमें इस तरह देखकर एकदम से चौंक गया था। हीर रो रही थी। समीर को देखकर भागकर इसके गले लगकर रोने लगी। वह इससे रोने की वजह पूछने लगा, लेकिन शायद वह बहुत घबराई हुई थी, इसलिए इसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। मैंने कहा, हीर किचन में काम कर रही थी, इसके दुपट्टे को आग लग गई थी, इसलिए घबरा गई है। हीर रोई जा रही थी। कहने लगी, समीर, जो बाबा कह रहे हैं बस वही सच है। आप उन्हीं की बात का भरोसा करें, क्योंकि वही सच है। न जाने क्यों मुझे बहू का अंदाज कुछ अजीब सा लगा था, जैसे वे समीर पर न जाने क्या जाहिर करना चाह रही हो। समीर ने हीर से कहा कि वे परेशान ना हो, वो बाजार से खाना ले आएगा। इसके बाद न जाने क्यों, लेकिन मैं दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा था, बीमार रहने लगा था। जैसे ही दोपहर के खाने के बाद की दवा खाता, मुझ पर नींद छाने लगती थी। इसलिए मैं अब लॉन्ज में नहीं बैठ पाता था, ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहने लगा था। यहाँ तक कि कभी कभी तो समीर के आने की भी मुझे खबर नहीं होती थी। अक्सर जब दोपहर के बाद मैं सोता तो मेरी आंख रात को खुलती थी, तब बहू और समीर खाना खा चुके होते थे। मैं उठता तो दोनों ही अपने कमरे में जा चुके होते थे। मैं खुद ही खाना गर्म करके खा लेता और दवा खाकर लेट जाता। एक बार समीर को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा था। 3 दिन के लिए गया था। जब एक रात मैं गहरी नींद में था कि मेरा दरवाज़ा बुरी तरह से बजने लगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी बहू बिना दुपट्टे के घबराई हुई खड़ी थी। कहने लगी, मुझे अकेले में डर लग रहा है, मैं आपके कमरे में सो जाऊं। बहू को अपने कमरे में सुलाना मुझे सही नहीं लग रहा था। मैंने कहा, बेटा, ये गलत है, तुम्हें घबराने और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर पर ही हूँ। वो कहने लगी, आप शायद मुझे अपनी बेटी नहीं समझते। हालांकि मैं अपने रवैये की आपसे माफ़ी भी मांग चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपने मुझे दिल से माफ़ नहीं किया। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं आपको अपने सगे बाप जैसा ही समझती हूँ, और समीर भी नहीं है। मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है। मैंने कहा, मैंने तुम्हें दिल से माफ़ किया है, लेकिन मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि इसे इनकार कैसे करूं। वो रोने लगी, कहने लगी, अगर मैं आपकी सगी बेटी होती तो क्या आप मुझे अपने कमरे में सोने से इनकार कर देते? आप मुझे शायद अपनी बेटी समझते ही नहीं है। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम आ जाओ। वो अंदर आ गई और सोफे पर जाकर लेट गई। मैं अपने बेड पर लेट कर सो गया था। फिर मेरी आंख कमरे की तेज दस्तक पर खुली थी। मैं उठकर बैठ गया। हीर भी उठ गई थी। इसने सोफे से उठकर दरवाज़ा खोला था। सामने समीर को देखकर वह उसके गले लगकर रोने लगी। कहने लगी, तुम क्यों मुझे अकेला छोड़कर जाते हो? हीर की बात पर समीर ने मुझे न जाने किन नज़रों से देखा था कि मैं घबरा सा गया था। मैं अपनी बात की सफाई देने लगा। मैंने कहा, बेटा, तुम इसी शहर में रहा करो। हीर रात को डर जाती है। तुम तो जानते हो कि मुझे अकेले सोने की आदत है। मैं इसे अपने कमरे में नहीं सुला सकता। मेरी बात पर वो कहने लगा कि फिर आज क्यों सुलाया है? इसकी बात और लहजे में मुझे कुछ अजीब सा लगा था। मैंने कहा कि वह खुद डरी हुई थी, रो रही थी, इसलिए मैंने उसे कहा कि जाओ सोफे पर लेट जाओ। मेरी बात पर हीर ने हैरानी से मुझे देखा और कहने लगी, जी मैं सोफे पर? ये कहकर फिर खुद ही सहम कर सर हिलाकर समीर से कहने लगी, ये ठीक कह रहे हैं, उन्होंने मुझे कमरे में नहीं बुलाया था। ये कहकर वो न जाने क्यों होश से खोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। समीर ने कहा, तो कुछ नहीं, लेकिन अब इसका रवैया मुझसे उखड़ा उखड़ा रहने लगा था। वो काम से वापस लौटकर भी मुझसे बात नहीं करता था। खाना खाते ही अपने कमरे में चला जाता था। एक बार बहू की तबीयत खराब हो गई तो समीर इसे डॉक्टर के पास ले गया। जब वह वापस आए तो बहू रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मुझे देखकर ताज्जुब सा हुआ था कि ऐसा इसे क्या हो गया है। अभी मैं यही सोच रहा था कि समीर ने मेरा गिरबान पकड़ लिया। कहने लगा, बाबा, आपको शर्म नहीं आई? मेरी बीवी के साथ ऐसा घिनौना खेल खेलते हुए वह आपको अपना बाप समझकर सेवा कर रही थी और आपने इसी की इज्जत पर हाथ डाल लिया। समीर बहुत गुस्से में मुझे झंझोड़ कर कह रहा था। मैंने कहा, मेरा गिरबान छोड़ो, तुम होश में तो हो? क्या कह रहे हो? हीर मेरी बेटी है,
मैं इसे अपनी बेटी की तरह समझता हूँ और तुम अपने बाप पर ऐसा घटिया इल्जाम लगा रहे हो। वो कहने लगा, आप अपनी हरकतों पर तो गौर करें। मैंने खुद कई बार हीर को रोते हुए आपके कमरे से बाहर निकलते देखा है। जब भी मैं काम से वापस घर आता हूँ, मेरी बीवी आपके कमरे में ही होती है और मेरे घर आने के बाद बिना दुपट्टे के रोते हुए आपके कमरे से निकलती है। आप क्या करते हैं मेरी बीवी के साथ? आप इसे धमकियां देते हैं कि अगर इसने मुझे कुछ कहा तो आप इसे मुझे तलाक दिलवा देंगे, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। इसलिए जो आप कहेंगे बिना सोचे समझे मैं वही करूँगा। समीर मुझे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। मुझे तो अपने कानों पर यकीन करना मुश्किल था। वो लड़की मेरे साथ क्या खेल खेल गई थी। वो मुझे दोपहर के खाने में नींद की दवा देती थी। जब मैं सो जाता तो समीर के आने से पहले जानबूझकर मेरे कमरे से बिना दुपट्टे के बाहर निकलकर इसे शक में डाल चुकी थी। मैंने कहा, वह झूठ बोल रही है, मुझे तो किसी बात का अंदाजा नहीं है, क्योंकि मैं नींद की दवा खाकर सो रहा होता था। वो कहने लगा, बाबा बस भी कर दें। कभी आप जानबूझकर इसे अपने करीब करने के लिए इसके दुपट्टे को जला देते हैं, तो कभी कोई बहाना मेरे सामने पेश करते हैं। मैं अंधा नहीं हूँ, आप होश में होते हैं। चंद दिन पहले भी आप होश में थे। आप जानते हैं आपने मेरे साथ क्या किया है? आपने मुझे जीते जी मार डाला है। ये कहकर वह रोने लगा। कहने लगा कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये लफ्ज मेरे मुंह पर जिल्लत का बहुत बड़ा तमाचा था। मेरा दिल क्या कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने कांपते हाथों से समीर के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा, बदतमीज, इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? वो तुम्हारी बीवी है। वो कहने लगा, बाबा मेरी रिपोर्ट ये कहती है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। मैं बाप बनने के लायक ही नहीं हूँ, तो मेरी बीवी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? आप ही घर पर होते हैं, मुझे जवाब दें। मैं क्या सोच सकता हूँ? कैसे इस बात का यकीन कर लूँ कि आप सच्चे हैं? मैंने इसे कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में आ गया। रोते हुए और कांपते हाथों से अपने कपड़े एक बैग में डाले और बैग समेटकर अपने आंसू साफ करते हुए घर से बाहर निकल गया। समीर ने मुझे एक बार भी नहीं रोका था। मैं वृद्ध आश्रम में चला गया, क्योंकि मैं जान चुका था कि सारा खेल मुझे घर से निकालने के लिए ही रचा गया है। मेरे जैसे और भी बहुत से बूढ़े माँ बाप वहाँ अपने बच्चों के गलत रवैयों की वजह से आकर रह रहे थे। मुझे याद आने लगा कि शायद ये मेरा ही कोई बुरा काम होगा। मेरी बीवी समन से शादी के बाद मैंने भी गांव का रुख नहीं किया था। मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए थे। बार बार मुझसे कहते थे कि अमन बेटा, आकर अपनी शक्ल ही दिखा जाया करो। हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्या मरने से पहले भी तुम्हारी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी? लेकिन इस वक्त मुझे अपने बेटे समीर की फिक्र लगी थी। मुझे इसे अच्छी परवरिश दिलवाने के लिए दिन रात मेहनत करनी थी। मेरे माँ बाप ने मुझे रोते हुए फ़ोन किया था, अपने पास बुलाते थे, लेकिन मैं टालता रहता था। मुझे तो बस समीर की फिक्र थी कि जिसने आज मेरे बारे में एक पल नहीं सोचा था। शायद ये मेरा अतीत का किया हुआ गुनाह था। इस वक्त मैंने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की थी जब उन्हें मेरी ज़रूरत थी, इसलिए मेरी औलाद मुझे कैसे पूछ सकती थी? मैं फूट फूट कर रोते हुए अपने ऊपर वाले से माफ़ी मांगने लगा था। अब मेरा सारा वक्त ऊपर वाले को याद करने में गुजर जाता था। 4 महीने गुजरे तो एक दिन समीर मुझे लेने आ गया। कहने लगा, बाबा मुझे माफ़ कर दें, हीर एक झूठी और मक्कार औरत है। मैंने उसे उसकी दोस्त के साथ बातें करते सुन लिया था, जब वो अपनी दोस्त से कह रही थी कि उसने अपनी दोस्त के कहने पर ही आप पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर आपको वृद्धाश्रम जाने पर मजबूर कर दिया था। इसने मेरी रिपोर्ट भी झूठी बनवाई थी। मैं बाप बन सकता हूँ। मैंने कहा, तुम लोगों का कसूर नहीं है। मैं शायद अपने किए की सज़ा भुगत रहा हूँ। मुझे तुम यहीं रहने दो। मैं अपने बेटे समीर की मिन्नत करने पर भी इसके साथ घर नहीं गया था, क्योंकि मैं यहाँ बहुत सुकून में था। और अब मेरा बेटा अक्सर मुझसे मिलने आता है, जिद करता है कि मैं घर चलूँ, लेकिन मैं इसे हर बार इनकार कर देता हूँ और खुशी से वृद्धाश्रम में अपनी ज़िंदगी बिता रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी बहुत पसंद आएगी।